यमुना को साफ करने के लिए जितना पैसा खर्च किया जा चुका है यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 3 में, उतने पैसे की बिस्लेरी खरीद के भी नदी में डाल दी होती तो साफ पानी बह रहा होता। सबसे बड़ा सच है ये इस देश का। देखो, दिल्ली से जुड़ी हर चीज़ शानदार है। दिल्ली दिल वालों का शहर है। उसमें भी हम जमुना पार के हैं और उसमें भी हम जमुना विहार के टेंट वाले स्कूल के हैं। तो टेंट वाले स्कूल के? तो हमारे स्कूल को टेंट वाले स्कूल कहा जाता था कि दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल 1982 में बन गए थे सरकारी स्कूलों में, जब एशियाड हो रहा था। हर तरह से यहाँ बाकी जगहों से बेहतर तो उसका क्रेडिट, हाँ, अगर क्रेडिट मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शीला दीक्षित जी के समय पर दिल्ली में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, एक सॉन्ग होता था कि शाहदरा में बन रहा पुल बेमिसाल है। वो शाहदरा का पुल तब बन रहा था। जेसिका लाल मर्डर केस आपने सुना होगा। जेसिका लाल का जो मर्डर हुआ उसमें नो वन किल्ड जेसिका जजमेंट आ गया। हाँ। उसके बाद जो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस पब्लिक प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले लोगों में से मैं एक था। उस दिन एक लिस्ट जारी की गई 51 नेताओं की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो उस लिस्ट में नाम लिए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी बनाई क्यों जा रही है। बनाई जा रही है क्योंकि हम इस लिस्ट में जो नेता हैं इनको भारत की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। इसमें शरद पवार का नाम था, मुलायम सिंह का नाम था, लालू यादव का नाम था, मायावती का नाम था, देवेगौड़ा का नाम था, सोनिया गांधी, ऐसे एक बहुत लंबी लिस्ट थी। लोग मुझसे कहते हैं कि क्या कपिल मिश्रा बदल गया? तो कहता मैं नहीं बदला, वो पूरा का पूरा पार्टी बदल गई। अगर आप कहते थे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज आपके दो मंत्री जेल में, आपने एक मंत्री को 1 साल तक इस्तीफा नहीं लिया जेल में जाने के बाद। तो आप गूगल पे डालोगे कपिल मिश्रा महबूबा मुफ्ती तो आपको पूरा इंसिडेंट सामने आ जाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अब वो बोलते हैं कि भैया मुख्यमंत्री के तो सबके बड़े घर होते हैं, तो मैं कहता हूँ सबको एफिडेविट देकर नहीं आए थे कि मैं छोटे घर में रहूँगा। लोगों को एम्पावर करने की बात करते थे, वो भी अभी आप करते होगे ऑब्वियसली, बट बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान भी हो गया है। क्या वो आप उस एलिगेशंस पे बिलीव करते? मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, लेकिन मेरी सड़क बंद होगी, मेरे बच्चों का स्कूल बंद होगा, मेरे बुजुर्गों का अस्पताल जाना बंद हो जाएगा, मेरे भाइयों का नौकरी पे काम धंधे पे जाना बंद होगा, तो मैं जाके बोलूंगा मेरी सड़क खाली करो। इसमें क्या गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके चैनल पे मेरी छत पे बम मिला क्या? मेरी छत से पत्थर फेंके गए क्या? मेरी छत से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे क्या? क्या आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं इन जनरल जीवन में? आप उनसे उतने ही अच्छे से रहते हैं, वैसे ही रहते हैं? वो भी मुझसे उतने ही अच्छे से रहते हैं। केजरीवाल मुसलमान थोड़ी है। अरे क्या वो स्टाइल से बोलते हो यार। आज सुबह जब भी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज सुबह दिल्ली के मयूर विहार में बारापूला में एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का फ्लाईओवर जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बैरियर नहीं लगा, उसकी गाड़ी 30 फुट से नीचे गिरी, 42 साल का आदमी मर गया। आज सुबह की बात है। कौन जिम्मेदार है? एलजी जिम्मेदार है उसका। अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। ये करने के लिए तुमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था? अद्दा पौवा बांटने के लिए राजनीति में आए थे? हेलो देवी और सज्जनों, माय नेम इज आबिर लाहिरी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की प्रस्तुति व्हाट्स अप आबिर, एंड वेलकम टू टुडेज गेस्ट मिस्टर कपिल मिश्रा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूं, आप कैसे हो? दिल्ली की राजनीति के आप बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं आज की डेट में। आम आदमी पार्टी से बीजेपी तक का सफर कैसा रहा वो भी जानेंगे। ईस्ट दिल्ली के आप पले बड़े हैं, जमुना पार के छोरे कहे जाते हैं आप। बिल्कुल। वहां की राजनीति कैसी है? भारतीय जनता पार्टी में आपका कैसा सिलसिला चल रहा है? उन सब के बारे में सब कुछ कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी इस इंटरव्यू कर पाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बट कैसा रहा जिंदगी का सफर? दिल्ली की कुछ यादें, कैसे दिल्ली में पले बड़े, कैसी थी दिल्ली? शानदार। देखो, दिल्ली से जुड़ी हर चीज़ शानदार है। दिल्ली दिल वालों का शहर है और उसमें भी हम जमुना पार के हैं। हाँ। और उसमें भी हम जमुना विहार के टेंट वाले स्कूल के हैं। तो टेंट वाले स्कूल के? तो हमारे स्कूल को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था, जिसमें मैं पढ़े। पहले वो टेंट में होता था। अच्छा। फिर बाद में उसमें एक बड़ी बिल्डिंग सब बन गई, लेकिन कहा जाता है कि हाँ ये टेंट वाले स्कूल के लड़के हैं। तो शानदार जानदार है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से पढ़ाई की है मैंने। क्या बात है। तो दिल्ली ने सब कुछ दिया है। दिल्ली और बहुत सारी यादें हैं, अनगिनत यादें हैं, अनंत यादें हैं। मतलब इसको तो सब शब्दों में सही बात समेटा ही नहीं जा सकता। अब आप राजनेता बन गए, दोस्त हैं अभी भी वही जमुना पार के? बहुत सारे दोस्त हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में दोस्त हैं। अब तो एक बड़ा नेटवर्क हो गया, लेकिन हाँ स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के बहुत सारे दोस्त हैं, संगी साथी हैं, मिलते रहते हैं। तो और दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई बहुत पर्सनल अजीज जानने वाले दोस्त रिश्तेदार ना हो। तो इस चीज़ के लिए तो भगवान का खूब आशीर्वाद है। क्या बात है। अभी आप बोल रहे थे कि आप टेंट वाले स्कूल से पढ़े हैं। अब अभी फिलहाल केजरीवाल की गवर्नमेंट है दिल्ली में, क्या लगता है वो स्कूल अब सही हुआ है?
नहीं, स्कूल बहुत पहले से ही हो गया था। बल्कि तो इसका क्रेडिट उनको नहीं देना चाहिए? नहीं, उनको क्रेडिट मिलता अगर उन्होंने किया होता तो। मैं मतलब छुपाता नहीं उनका क्रेडिट अगर उन्होंने किया होता तो। लेकिन देखो, दिल्ली की एक बड़ी गहरी सच्चाई है जिसके बारे में दिल्ली से बाहर के लोग ज़्यादा नहीं जानते। दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल 1982 में बन गए थे सरकारी स्कूलों में। जब एशियाड हो रहा था, सब सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के चुने हुए 10-12 सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए गए थे, छोटे स्टेडियम बना दिए गए थे। मैंने जिस स्कूल से 12th की है, लुडलो कैसल नंबर 2 उसको बोला जाता है, उस स्कूल में 96 में वहाँ पे स्विमिंग पूल, फंक्शनल स्विमिंग पूल 96 में था, जो कि और पहले 10-12 साल पहले बन चुका था। तो अब कोई किसी एक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाए दिल्ली में और ये बोले कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहली बार स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, तो उसको धोखा बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। वैसा नहीं करना चाहिए, सच बताना चाहिए कि भाई 12 में पहले थे, अब 15 में हो गए, मैंने 3 में और बना दिए। लेकिन आप बोलो देश में बने ही पहली बार है, तो ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूलों का हो या स्टेडियम का हो, किसी भी प्रकार का हो, हर तरह से यहाँ बाकी जगहों से बेहतर ही था। तो उसका क्रेडिट, हाँ, अगर क्रेडिट मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शीला दीक्षित जी के समय पर दिल्ली में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो उससे पहले भी नहीं बना और उसके बाद भी नहीं बना। बेशक हमने उस पर करप्शन के खिलाफ आंदोलन किया, मैं तब किसी भी पार्टी में नहीं था, लेकिन मैंने विधानसभा में घुसकर प्रोटेस्ट किया था 2007-2008 में, और तब अरेस्ट भी हुआ था। लेकिन मैं ये मानता हूँ, एक दिल्ली वाला होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि अगर शीला दीक्षित जी का वो कार्यकाल नहीं होता तो आज दिल्ली खत्म हो चुकी होती। आज दिल्ली अभी अगर चल पा रही है तो क्योंकि उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स के समय और उससे पहले जो बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में ऐड किया गया, उसके कारण ये शहर बचा हुआ है। आपने शहर को एकदम बदलते हुए भी देखा है ना? बिल्कुल, मतलब जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें आई हैं, जहाँ फ्लाईओवर्स नहीं थे, शायद आप मेरे से अमूमन थोड़े बड़े ही हैं एज में, उस टाइम पे फ्लाईओवर भी नहीं देखे होंगे आपने दिल्ली में। मैं आपको बताता हूँ, एक सॉन्ग होता था कि शाहदरा में बन रहा पुल बेमिसाल है, वो शाहदरा का पुल तब बन रहा था, जो कि आज दिल्ली के सबसे पुराने पुलों में से कहा जाता है, ये जो शाहदरा श्यामलाल कॉलेज के पास का जो पुल है। तो और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे लास्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आया, जमुना पार में आया। मेट्रो जरूर सबसे पहले हमारे यहाँ से चली, 30,000 से शाहदरा की मेट्रो चली, लेकिन बाकी सब, आप वजीराबाद का पुल जिसपे मैं उस स्कूल में पढ़ता था, जब वो बस पुल से नीचे गिरी थी, उसी बस में जाता था, लुडलो कैसल नंबर 2 की बस थी, तो तब वो पुल ही एक तरह से पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना सकरा पुल है, इसमें आ जा नहीं सकते। आज वहाँ पे सिग्नेचर बिल भी है, बस पुल भी है, बस अड्डे का एक और पुल है, मेट्रो का एक और पुल बन रहा है। तो तस्वीर तो बिल्कुल शहर पूरी तरह से बदला है, लेकिन दिल्ली वाले नहीं बदले हैं। दिल्ली वाले दिल से दिलदार हैं, दमदार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए आपकी जर्नी की बात करते हैं। इसी दिल्ली में आप पले बड़े और फिर आपने डिसाइड किया कि चलिए अब दिल्ली के रुख को थोड़ा बदलते हैं, दिल्ली की काया को बदलते हैं। आपने स्टार्टिंग ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, काफ़ी टाइम आप रहे, एक अच्छे मिनिस्टर की पोजीशन भी थी आपके पास। फिर क्या हुआ ऐसा कि मतलब आपने कई जगह इंटरव्यूज में बोला होगा, बट मैं एक छोटे भाई के तौर पे आपसे पूछूं, उससे भी पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तब कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जाते हैं। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, मैं ले रहा हूँ बिल्कुल, जेसिका लाल मर्डर केस आपने सुना होगा। जेसिका लाल का जो मर्डर हुआ, उसमें नो वन किल्ड जेसिका जजमेंट आ गया। उसके बाद जो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस पब्लिक प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले लोगों में से मैं एक था। तो ये तब की बात है, हम लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट किया, डीयू में किया, कनॉट प्लेस में किया, जंतर मंतर में किया, कैंडल लाइट मार्चेस निकाले, और पहली बार शायद देश के इतिहास में पब्लिक प्रेशर में कोई केस रीओपन हुआ। सही बात है, जेसिका लाल मर्डर। तो वो एक तरह से मेरा, आप ये समझ सकते हैं, माइलस्टोन केस था वो इंडिया के लिए, पहला पब्लिक एक्शन का मेरा पहला अनुभव था वो जीवन का। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को आरटीआई के तहत अपनी आंसर बुक देखने का राइट मिले, इसके ऊपर एक कैंपेन चलाया। वो कैंपेन भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। यूथ फॉर जस्टिस एक मैंने ग्रुप बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको किस प्रकार से इंक्लूसिव बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त यूथ फॉर इक्वलिटी का बड़ा आंदोलन भी चल रहा था। तो उस सब के भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस सब का एक हिस्सा था। बट इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, मैं ये समझा नहीं है कि जो आज इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है, हम लोगों ने उस वक्त इसके बारे में बात की थी कि आप कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन कंटिन्यू रखते हुए, लेकिन जो लोग इकोनॉमिकली भी पीछे छूट गए उनको कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने का काम करें। तो ये सब तब की बात है जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट था, वहाँ का प्रेसिडेंट भी था। तो उस वक्त ये सारे आंदोलन हुए। तब अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, इन सबके संपर्क में आया। एक कैंपेन चलता था, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। प्रशांत भूषण जी का ये कैंपेन चलता था कि न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी आए,
न्यायपालिका, तो उससे हम लोग जुड़े, उसकी कुछ मीटिंगों में मेरा जाना होता था। तब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सबसे मिला। इसके बाद दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की जब घोषणा हुई तो अक्षरधाम के पास यमुना नदी में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाने की घोषणा हुई। सही बात है। उसका मैंने सबसे पहले विरोध करना शुरू किया। तभी मैंने दिल्ली की विधानसभा के अंदर घुसकर भी प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट हुआ कि आप रिवर बेड पे गेम्स विलेज मत बनाइए, और उसके ऊपर मैंने आंदोलन किया। हम लोग 40 दिन वहीं पर ही यमुना नदी के किनारे ही प्रोटेस्ट पे बैठे रहे थे। तो और उसके बाद मैंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के ऊपर। ठीक है। और वो बुक शायद देश का अकेला उसका वो ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसके रिलीज में विजय गोयल भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, और कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे। तो वो एक ऐसा था कि वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट आप कह सकते हैं, जिस दिन मेरी वो बुक रिलीज हुई थी। बट तब अरविंद केजरीवाल इतने पॉपुलर चेहरे नहीं थे। नहीं, वो पॉपुलर नहीं थे, वो मतलब अपना परिवर्तन संस्था चला रहे थे थे और बाकी सब ये सब कैंपेन चल रहे थे। लेकिन हम लोग संपर्क में थे, परिवार भी संपर्क में था। फिर मेरी माताजी भारतीय जनता पार्टी से काउंसलर बनी, मेयर बनी, और अरविंद केजरीवाल तब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि जगह जगह जाके देख रहे थे कि गवर्नेंस के मॉडल क्या हैं, उसके ऊपर लिख रहे थे। तो जनता से पूछकर अपना बजट लगाना, ये मेरी माताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त भी हो रहा था, सोनिया विहार में। उसको स्टडी करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल जी और उनकी एक टीम आई, उसने उसको पूरा वीडियोग्राफ किया, डॉक्यूमेंट किया। और जो स्वराज किताब केजरीवाल की है, उसके पहले एडिशन में ये लिखा है कि हम जिस स्वराज की बात कर रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिकल में देखना हो तो डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली में आज भी ये काम होता है। तो स्वराज का जो थ्योरी जो उन्होंने लिखी है वो प्रैक्टिकल ऑलरेडी वहाँ पर हो रही थी। तो क्योंकि इस सब चीज़ों के बारे में तब चर्चा होती थी तो और ज़्यादा आना जाना, बातचीत अच्छी हुई। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर्स में से एक था, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले और बाकी कांग्रेस सरकार के 2G घोटाले इस सब के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो उसकी एक लॉजिकल एंडिंग पार्टी के रूप में जब हुई तो ये कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मेरे लिए नहीं थी कि हमें उस पार्टी में जाके चुनाव लड़ना है, क्योंकि हमें लग रहा था भ्रष्टाचार से लड़ ही रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, देश में तीसरे विकल्प की बात हो रही है। तो बाई डिफॉल्ट तो घर से भी ऐसा कोई विरोध इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते ही थे कि हम इन मुद्दों पे काम करते हैं ऐसा है। लेकिन घर में एक मतलब आपके घर में माताजी बीजेपी की इतनी स्ट्रांग मेयर हैं, वो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता होगा कि यार बेटा मेरी पार्टी में क्यों नहीं। मेरे को इस मामले में मैं ये मानता हूँ कि ये ये इतनी वैचारिक स्वतंत्रता थी, और ये भी था कि अगर एक विकल्प की बात हो रही है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, जा सकते हैं। और ये भी नहीं लग रहा था तब, जो बाद में जिस एक तरह से अरविंद केजरीवाल राजनीति के तीसरा विकल्प बनने की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब वो दो धड़ों में से एक धड़े में बड़ा क्लियर खड़े हैं। एक उन्हीं नेताओं के साथ खड़े हैं, वही मुलायम, वही लालू, वही शरद। तो एक तरह से एक कैटेगरी में उस वक्त नहीं थे वो, उस कैटेगरी में वो उस टाइम एकदम अलग थे। और हम लोग ये मानते थे कि एक तीसरी बात की जा रही है, जिसमें देश की बात भी होगी, समाज की बात भी होगी, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात भी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी उस दिन एक लिस्ट जारी की गई 51 नेताओं की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो उस लिस्ट में नाम लिए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी बनाई क्यों जा रही है। बनाई जा रही है क्योंकि हम इस लिस्ट में जो नेता हैं इनको भारत की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। तो उसमें हाँ, तो एक लिस्ट प्रॉपर ऑफिशियल जारी की गई, आप उसको अभी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी की गई लिस्ट। तो वो लिस्ट सामने अरविंद केजरीवाल जब जारी कर रहे थे मंच से, मैं नीचे बैठ के वो लिस्ट को सुन रहा था। उसमें शरद पवार का नाम था, मुलायम सिंह का नाम था, लालू यादव का नाम था, मायावती का नाम था, देवेगौड़ा का नाम था, सोनिया गांधी का, ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट थी। मैं आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा वोकल लीडर्स में या वोकल लोगों में मैं मतलब अपने मन की बात को रखता नहीं मन के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो कह देना चाहिए, क्योंकि मन कुछ उस, और घर पे जाके अगर मैं चैन से सो ना पाऊँ तो चाहे फिर मैं मंत्री हूँ या कुछ भी हूँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने उस सब चीज़ों के खिलाफ पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई, पार्टी के बाहर आवाज़ उठाई, और उस चीज़ को मैं आज भी आवाज़ उठा। तो भाई आपने चंदे की ट्रांसपेरेंसी की बात की, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात की, जिन नेताओं से लड़ने की बात की, जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की, जनता से पूछ के काम करने की बात की, अगर आप वो सब नहीं कर सकते तो फिर हम उस पार्टी में होने का क्या मतलब है। और मैं तो अपने परिवार, अपने मतलब जहाँ खड़ा था उसके विरोध में जाके आपके साथ आके खड़ा हुआ था। लेकिन अगर वहाँ पर वो सब नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बट फिर इन सब चीज़ से जब आप अलग हुए, इसका सोल्यूशन बीजेपी कैसे है? देखिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार से अगर आज लड़ने की बात हो या जिन भी मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे थे, समाज के सबसे आखिरी वर्ग की मजबूती की बात हो, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात हो, देश को आगे ले जाने की बात हो, वो सारी जितनी बातें हो रही थी वो आज उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी डिलीवर कर रही है।
और अगर अरविंद केजरीवाल उसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे तो उनको एक्चुअल में आज मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए था। जब जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे, अगर उन्हीं मुद्दों पे डिलीवर कर रही है कोई गवर्नमेंट, हो सकता है अब तो आप खैर बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो, लेकिन अगर आप एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ही होते, केवल जनता का आंदोलन ही होते, तो आप उसमें कमी बेसी निकाल सकते थे, लेकिन सही चीज़ों के समर्थन में आपको खड़ा होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब लोग मुझसे कहते हैं कि क्या कपिल मिश्रा बदल गया, तो कहता हूँ मैं नहीं बदला, वो पूरा का पूरा पार्टी बदल गई। अगर आप कहते थे कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज आपके दो मंत्री जेल में, आपने एक मंत्री को 1 साल तक इस्तीफा नहीं लिया जेल में जाने के बाद। और हम ही थे वो लोग जो कहते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, ये नारा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। भाई आरोप लगे इस्तीफा दो, जांच में निकल गया बाहर। आप 1 साल तक तिहाड़ में मंत्री बैठा है, आप उसका इस्तीफा लेने को तैयार नहीं हो। हम कहते थे कि भैया ये परिवारवाद नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहली जो मेरी आम आदमी पार्टी में लड़ाई हुई, सरकार में लड़ाई हुई, वो यही हुई कि आपने सत्येंद्र जैन की बेटी को मंत्रालय के अंदर पद दे दिया। तब मैंने वोकल उसका विरोध किया कि ये करने तो नहीं आए थे हम। मंत्री के दफ्तर में मंत्री की बेटी को सरकारी पद दे देंगे तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं, कौन से परिवारवाद की या कौन सी फैमिली पॉलिटिक्स या उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज देश की राजनीति में अगर देश जिस दिशा में जाना चाहता था, जो लोग सड़कों पे निकले थे, उनके मन में जो सपना था, जो आकांक्षाएं थी, उनको मोदी जी डिलीवर कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो इसके कारण, और फिर मैं एकदम ये तो नहीं, मैंने कोई चुनाव के समय पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने बीच सरकार में छोड़ी थी 2.5 साल के। मुझे नहीं लगता इतने टाइम में 2.5 साल में कभी ऐसा तो नहीं रैंडमली एक दिन आप उठे और बोले कि नहीं, कहीं ना कहीं वो बिल्ट होता है, बिल्ट हुआ। तभी तो मैंने बताया, जैसे सत्येंद्र जैन की बिटिया को जिस दिन मंत्रालय में पोस्ट दी गई, वो पहला दिन था जिस दिन मेरी वोकल लड़ाई हुई, और वो मीडिया में भी मैंने उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी मेरी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष मीडिया में लड़ाई हुई, वो ईवीएम मशीन के ऊपर हुई। जब एमसीडी का रिजल्ट आया, आप उसको अभी भी जाके गो बैक करेंगे, आप चेक करेंगे, मैं आम आदमी पार्टी का अकेला लीडर था जिसने ये कहा कि आप ईवीएम के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हार का। क्योंकि मेरे को ये मूर्खता लगी कि अगर आप 2 साल पहले जीत के आए हो तब आपने ईवीएम सही थी, और आज आप एक चुनाव हार रहे हो तो आज ईवीएम गलत है। और ईवीएम की पूरी प्रोसेस को मैंने साइंटिफिकली भी उस वक्त एक्सप्लेन किया कि कैसे वो मशीनें लगती हैं। हर एक मशीन एक आइसोलेटेड कैलकुलेटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, किसी भी नेटवर्क से उसको जोड़ा नहीं जा रहा है। कितने टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, पुलिस की ड्यूटी लग रही है, फोर्सेस की ड्यूटी लग रही है, उस सबको कोई हैक करके एक मशीन को जाके अंदर जाके बदल लेगा। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें जनता में नहीं चलानी चाहिए। आप एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ अविश्वास का माहौल पैदा कर रहे हो। तो ऑन रिकॉर्ड है ये, मैंने जिस दिन पिछले इससे पहले जो एमसीडी था जिसमें आम आदमी पार्टी हारी थी, उसके रिजल्ट वाले दिन पब्लिकली मैंने आम आदमी पार्टी की इस पोजीशन के अगेंस्ट बोला कि ये जनता का जो भी मतदान है, जो भी आदेश है, उसके खिलाफ जो भी है अविश्वास मत पैदा करो। मशीन के ऊपर उंगली उठाना ये मूर्खता है। तो ये तीसरा मुद्दा था जब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मैंने बोला, मंत्री के तौर पे मैंने बोला। महबूबा मुफ्ती और मैं दोनों एक ही कार्यक्रम में थे। मैं दिल्ली सरकार का टूरिज्म मिनिस्टर था। और ये एक इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब वेरीफाइबल है क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर है। तो आप गूगल पे डालोगे कपिल मिश्रा महबूबा मुफ्ती तो आपको पूरा इंसिडेंट सामने आ जाएगा। तो मैंने एज ए मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से पूछा, दिल्ली के प्रगति मैदान में पूछा, टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप बुरहान वानी को अपना भाई बोलोगे तो टूरिज्म और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। एक चीज को आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे। अगर आपके घर के ऊपर अगर बुरहान वानी की याद में झंडा लहराया जाएगा तो आप फिर कश्मीर में टूरिज्म चले, इसके बारे में यहाँ पे कैसे बात कर रहे हो। तो महबूबा मुफ्ती उस दिन रोने लगी। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी के अंदर हमारे बहुत जबरदस्त इसके ऊपर डिबेट हुई, लड़ाई हुई, और मेरे को कहा गया कि आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो मैंने कहा कि और ये भी कहा गया कि इसका मुस्लिम वोटों से कोई नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी मुसलमान कश्मीर में बुरहान वानी के कारण वोट डिसाइड करेगा, और अगर करेगा तो इसके ऊपर तो कुछ फिर हम इसके कारण हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड हो, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेरे को ये लगा कि पार्टी हर तरह से, चंदे की जो ट्रांसपेरेंसी थी उसको हमने वेबसाइट से हटा लिया। अकेली पार्टी हमने घोषणा की थी कि हम अपना चंदा वेबसाइट पर डालेंगे, लेकिन हमने उसको सरकार बनने के बाद उसको वेबसाइट से हटा लिया। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अब वो बोलते हैं कि भैया मुख्यमंत्री के तो सबके बड़े घर होते हैं, तो मैं कहता हूँ सबको एफिडेविट देकर नहीं आए थे कि मैं छोटे घर में रहूंगा। सही बात है। जो एफिडेविट देकर आया है उससे सवाल पूछा जाएगा। गाँव में शराबी हो सकता है, लेकिन मंदिर का पुजारी दारू पिएगा तो लोग उससे सवाल पूछेंगे कि तू मंदिर में बैठ के दारू नहीं पी सकता है। गांव का शराबी है तो ये बोल तू गांव का शराबी है, फिर ये मत बोल कि मंदिर का पुजारी हूं। तो वो सवाल आपने अपने स्टैंडर्ड खुद सेट किए हैं, उसी के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उसके आधार पे आपने सत्ता पाई है, उसके आधार पर ही आप इस कुर्सी तक पहुंचे हैं।
तो ये हाउ इज ही एज अ पर्सन, मतलब इन जनरल जब आप लोग की एज अ फ्रेंड बात होती थी, फिर नहीं एज अ कलीग बात हुई, के बहुत सारी अच्छाई है बुराई है, हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअल कैसे हैं ये मैटर नहीं करता, आप एज ए लीडर कैसे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, या आप एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे हैं, आप एक पार्टी के लीडर के तौर पर कैसे हैं, क्या आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी नीयत वही करने की है जो आपने जनता से कहा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कोई आदमी अच्छा पति हो सकता है या अच्छा पिता हो सकता है, लेकिन वो अच्छा मुख्यमंत्री है कि नहीं है, वो जो कह रहा है वो ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समाज के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनके व्यक्तिगत, जब उनकी धर्मपत्नी ने मेरे सवाल पूछे तो भी मैंने उस दिन यही कहा था कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि ये व्यक्तिगत लड़ा, हम खाली मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और मुद्दा ये है कि आपने बोला ना देश में कि मैं तो छोटे घर में रहूंगा, और आप जनता के पैसे से कोरोना काल में सबसे बड़ा बंगला अगर बनाते हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल बनता है, और इसको जनता से धोखा भी माना जाएगा, क्योंकि आपने एफिडेविट दिया। कोई आम आदमी झूठा एफिडेविट देता तो जेल के अंदर होता। तो ये एक एक करके वो स्टेप थे जिनके कारण ये मेरे को लगा कि अगर मैं अब नहीं बोलूँगा तो मेरा राजनीति में होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में होने के लिए नहीं आया था। मैं तो इस उम्मीद से आया था कि एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है, वरना मैंने प्रोफेशनल डिग्री ली थी, मास्टर सोशल वर्क किया था, आराम से अपनी नौकरी करके आराम से, अब जैसे सब लोग रहते हैं वैसे हम भी रह रहे होते। तो मैंने तो कोई अपनी माता जी की राजनीति का उत्तराधिकारी बन के भी राजनीति में नहीं आया था कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये बहुत होता है ना, ये बहुत होता है ना, ये तो लेकिन मैंने तो वो रास्ता नहीं चुना था। तो अगर मैंने उसका विपरीत रास्ता चुना था तो आज मैं चुप होकर बैठ जाऊं उन सवालों के लिए, ये संभव नहीं था। और ईश्वर का आशीर्वाद है आबिर भाई, मैं ये मानता हूं कि मैंने जिस दिन आम आदमी पार्टी को छोड़ा था उस दिन मुझे लगा था कि ये कम से कम 10 से 15 साल की लड़ाई चलेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, संसाधन भी उनके पास है, और एकदम से जनता जो बातें मैंने पार्टी के अंदर या मंत्रालय में रहकर देखी है उनको जनता तक पहुंचाना या मनवाना इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है, 6 साल के अंदर मैंने जिन लोगों के नाम लिए वो जेल में है, उनके भ्रष्टाचार लोगों के सामने है, वो ऐसी चीज़ें लोगों को दिख रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ 6 साल पहले पहली बार जिस व्यक्ति ने ये बातें बोली थी वो बातें सही साबित हो रही हैं। तो इसका मुझे संतोष है। लोगों का एक कहना रहता है कि कपिल मिश्रा बदल गए हैं, उसका रीज़न ये है कि पहले जहां हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करते थे, लोगों को एम्पावर करने की बात करते थे, वो भी अभी आप करते होगे ऑब्वियसली, बट बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान भी हो गया है। क्या वो आप उस एलिगेशंस पे बिलीव करते हैं? ऐसा सच है? मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ तक डेवलपमेंट की जो बात थी, आप जाकर देखिए जहाँ से मैं विधायक रहा, जहाँ आप बिना विधायक हुए भी अगर आप मेरे क्षेत्र की यमुना देखेंगे, यमुना के किनारे बने हुए क्लब देखेंगे, यूथ के साथ हम लोग जो काम करते हैं वो देखेंगे। अभी हमारे 2 बच्चे नेशनल जीत के आए हैं कैनोइंग में, शायद कोई जानता ही नहीं होगा कि दिल्ली में कैनोइंग होती है, मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। कैनोइंग में मेडल जीत के आ रहे हैं, इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं हमारे, और वो भी बिल्कुल बस्ती के बच्चे हैं जिनके माता पिता भी नहीं पढ़े और बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बात क्या होती है कि राजनीति में कई बार आपके उन कामों की चर्चा नहीं होती है जो आप कर रहे हो। तो दिल्ली में पानी के ऊपर जितना मैंने काम किया, यमुना रिवर के ऊपर, दिल्ली के एनवायरनमेंट के ऊपर, रिच, दिल्ली के रिच को बचाने के ऊपर, लेकिन राजनीति में उनकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा मीडिया ज़्यादातर उन चीज़ों की करता है जिसमें उसको मज़ा आता है। जहाँ तक मेरे स्टैंड की बात है तो मैंने तो मंत्री रहते हुए महबूबा मुफ्ती से सवाल किया। मैं ये पूछता हूँ पूरे देश में कोई भी मंत्री किसी भी दल का जो राष्ट्रवाद की बात करे या ना करे, आतंकवाद के खिलाफ बोले या ना बोले, कहीं पर भी हो, क्या महबूबा मुफ्ती के सामने खड़े होकर किसी ने आज तक सवाल किया है? मैंने सवाल किया है, आम आदमी पार्टी का मंत्री रहते हुए सवाल किया है, आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल किया है। तो कैसे कह सकते हैं मैं तब नहीं बोलता था और अब बोलता हूँ? तो मैंने, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं नहीं बदला। मैं तो तब भी खुल के स्टैंड ले रहा था, मैं आज भी खुल के स्टैंड ले रहा हूं। दिल्ली के विषयों के ऊपर आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर, दिल्ली के यमुना के ऊपर, दिल्ली के पॉपुलेशन के ऊपर, इनके ऊपर चर्चा बंद हो गई है, लेकिन हमारा काम बंद नहीं हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के जिन मुद्दों को, दिल्ली के डीटीसी के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ अगर सबसे क्लोजली कोई काम कर रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ। ऑटो ड्राइवर्स के साथ दिल्ली के काम कर रहा हूँ, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में क्या हालत है लोग के डीटीसी ऑटो ड्राइवर्स के, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ज्यादा नहीं आ पाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सच बात है, आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि इनकी कहानियां लोग नहीं बताते। डीटीसी के कर्मचारी लगभग हर महीने हड़ताल पर है, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। प्राइवेट बस चलाने के लिए भी जिन ऑपरेटर्स को दिया गया है वो भी ठीक से बसें नहीं चला रहे हैं। दिल्ली के डीटीसी के डिपो को प्राइवेटाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं इन मुद्दों पे लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की राजनीति में अब खाली तमाशा हो रहा है। दिल्ली के मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं। दिल्ली की आंगनबाड़ी की महिलाएं, किसी दिन आप उनके साथ बैठिएगा, उनसे पूछेगा उनसे कहा क्या गया था और अब किया क्या जा रहा है।
और वो उनका प्रोटेस्ट बहुत टाइम से चल रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगभग 6 महीने कंटिन्यू उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन ये चीज़ें अब मीडिया में नहीं आती है तो आपको लगता है, और जो हिंदू मुस्लिम की बात भी, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, लेकिन मेरी सड़क बंद होगी, मेरे बच्चों का स्कूल बंद होगा, मेरे बुजुर्गों का अस्पताल जाना बंद हो जाएगा, मेरे भाइयों का नौकरी पे काम धंधे पे जाना बंद होगा, तो मैं जाके बोलूँगा मेरी सड़क खाली करो। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? मैं तो किसी की सड़क बंद करने नहीं गया, मैंने किसी के बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोका, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे बीमार अस्पताल नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे दिल्ली की 35 लाख की आबादी रहती है जहाँ पर ये सड़कें बंद की गई थी। खाली 2 रास्ते उनको पूरी दिल्ली से जोड़ते हैं, जमुना पार को वजीराबाद का पुल जोड़ता था और आपका शाहदरा का बस अड्डे का पुल, जो दोनों को आपने बंद कर दिया। दोनों को आप बंद करके बैठ गए वहाँ पर तंबू गाड़ के, और आप बोल रहे हैं कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई अस्पताल नहीं जाएगा, कोई अपने काम। भाई आपको हो सकता है कुदरती बिरयानी मिलती हो, ये सबको तो नहीं मिलती। सब तो मेहनत करके कमाएंगे। आज दुकान नहीं जाएगा, शाम को खाएगा क्या आदमी? आज अपने दफ्तर नहीं जाएगा, शाम को खाएगा क्या आदमी? आपने उसका रास्ता बंद कर दिया, सड़क बंद कर दी। और क्या बोला? मैंने बोला ये सड़क खुलवाओ। आप लेके गए ना उस स्टेटमेंट को, हाई कोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट लेके गए, क्या साबित हुआ उसमें? और उसके बाद क्या मेरे घर से बम मिला? मैं आपसे पूछता हूँ आपके चैनल पे, मेरी छत पे बम मिला क्या? मेरी छत से पत्थर फेंके गए क्या? मेरी छत से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे क्या? कौन है वीडियो पे जो हथियार चला रहा है? कौन है व्हाट्सएप चैट पे जिनकी फंडिंग के डिटेल सामने आ रहे हैं? कौन लोग वो नारे लगा रहे? कौन लोग वो मीटिंग कर रहे थे? लेकिन तब भी आपको किसी को इल्जाम कपिल मिश्रा पे लगाना है। तो आज तो जेल में है ना ताहिर हुसैन, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, सफूरा बेल पे बाहर है। तो इन सब के एविडेंस है सामने। मेरे खिलाफ भी कोई एविडेंस है क्या? क्या मैं कहीं मॉब के साथ खड़ा, कहीं भीड़ के साथ खड़ा हूँ, कहीं किसी को मारने की बात की, सड़कें खुलाने की बात की? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा वैसी परिस्थिति होंगी तो दोबारा यही करूँगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। आप सड़कें नहीं, आप देश की राजधानी को अगवा नहीं कर सकते, अपहरण नहीं कर सकते। ये वैलिड पॉइंट है कि आप रोड नहीं बंद कर सकते, आप रोड नहीं बंद करना चाहिए। एक दिन का टोकन प्रोटेस्ट हो सकता है राजनीति में। आप किसी आबादी को पूरा अगवा कर ले और इसको अपनी ताकत नहीं, और इसका कोई रिलीजन से नहीं, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें, और दूसरी बात ये भी है, इस किसी को भी नहीं होना चाहिए। और आप काल्पनिक मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। कोई मुद्दा भी होता तो हम कहते भाई ये इनका जेन्युइन मुद्दा है, आप इनकी बात सुनो। जिस कानून में आपके बारे में लिखा नहीं, आपके बारे में बात नहीं हो रही, आपके बारे में चर्चा नहीं हो रही, उसका हवा फैला दिया जनता के बीच में कि देश से निकालने वाले ऐसे 5 तारीख को सरकार तुम्हें निकाल देगी, देश से बाहर कर देगी। और कहाँ से? जहांगीरपुरी से आप ला के लोगों को, अब तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने है ना, अब तो रिपोर्ट है, अब तो एविडेंस है सामने। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो पुलिस की चार्जशीट है और FIR है और एविडेंस है, उनके ऊपर एक दिन देश में चर्चा होनी चाहिए। जिसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, उन एविडेंस में क्या निकल के आया है? कितनी तारीख को मीटिंग हुई, कितनी तारीख को, कैसे एक दिन पहले हथियार निकलवा लिए गए, कहाँ से इतना सारा पेट्रोल आ गया था, कहाँ से वो रस्सियाँ जो स्कूल में बांधी गई थी मुस्तफाबाद के, कहाँ से आ गई थी, कौन थे वो? क्या अंकित शर्मा को जिस तरह से मारा गया, दिलबर नेगी को जिस तरह से मारा गया, दिनेश खटीक को जिस तरह से मारा गया, कांस्टेबल रतनलाल को जिस तरह से मारा गया, इनके ऊपर कभी चर्चा होनी चाहिए इस देश के अंदर कि ये हुआ क्या था देश की राजधानी में। लेकिन चर्चा से बच के वो कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगा दो, कपिल मिश्रा ने किया, कपिल मिश्रा ने किया। क्यों आपको टारगेट करते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं खुलवाने गया ना सड़क, उनकी आंखों में मैं चुभता हूँ कि कपिल मिश्रा खुलवाने आ गया सड़क। उनको लगता था कि तुम कोई भी आदमी आएगा हाईजैक कर लेगा सड़कों को और कोई खड़ा नहीं होगा, हम अपने घर में बैठ के बस टीवी देखेंगे। उनको डर लगता है क्योंकि आज एक कपिल मिश्रा खड़ा हुआ है, कल 1000 कपिल मिश्रा खड़े होंगे अपनी सड़क को खुलवाने के लिए। तो इसको कुचल दो, इसको यहीं पर ही इसका ऐसा एग्जाम्पल बना दो कि कल कोई दूसरा कपिल मिश्रा खड़ा ना हो पाए। इसके कारण मेरे को टारगेट करते हैं कि कल को रास्ता बंद करें तो दूसरा कपिल मिश्रा आने से पहले 10 बार सोचे। तो एक नहीं 1000 कपिल मिश्रा खड़े होंगे जब आप इस तरह की सड़कें बंद करोगे। ऐसे देश नहीं चलता है। अच्छा, एक सवाल ऑनेस्टली पूछूंगा, जो दिल में आए वो बोलना, इसके लिए मैं कभी जज नहीं करूंगा आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, सबकी आजादी है। क्या आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं इन जनरल जीवन में? आप उनसे उतने ही अच्छे से रहते हैं, वैसे ही रहते हैं? वो भी मुझसे उतने ही अच्छे से रहते हैं। ठीक है, वो भी मुझसे उतने अच्छे से ही रहते हैं और मेरे बचपन से हैं दोस्त, आज भी हैं मेरे दोस्त। लेकिन और उस दोस्ती में कोई खटास नहीं आई है? नहीं, दोस्ती में खटास नहीं आएगी। जो उसको सच पता है उसमें किसी में भी खटास नहीं आ सकती। किसी को अपना झूठा एजेंडा चलाना है तो वो तो हिंदुओं से भी खटास है। केजरीवाल मुसलमान थोड़ी है। अरे क्या वो स्टाइल से बोलते हो यार। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि है, जितने सार्वजनिक जानकारी में है। तो हम इसमें भी डाउट हो सकता है। नहीं, कोई डाउट नहीं है। मैं कोई इस प्रकार का कोई डाउट नहीं क्रिएट कर रहा। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछा कि मुसलमान से दोस्ती है, तो हिंदू मुसलमान क्या, हमारी तो सबसे बड़ी लड़ाई उससे है जिसने दिल्ली को धोखा दिया। तो वो मुसलमान तो नहीं है। सत्येंद्र जैन मुसलमान तो नहीं है। मनीष सिसोदिया मुसलमान तो नहीं है। शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते थे। मैं विधानसभा में घुस के शीला दीक्षित के खिलाफ बोला था। एक स्टूडेंट था मैं उस समय,
तो वो कोई वहाँ कोई हिंदू मुसलमान स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग रही होगी ना? पॉलिटिक्स नहीं की मैंने एज बस student politics लेकिन मैंने ये बोला भाई आप रिवर बेड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज नहीं बनना चाहिए। पूरा दिल्ली पड़ी है, पूरा देश पड़ा है, कहीं भी बनाओ। कहाँ यमुना नदी के अंदर आपने खोद दिया पूरा और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना के खड़ा कर दिया, हमने उसका विरोध किया। रिवर बेड के बहुत बुरे हाल हुए हैं, काफी लोग बर्बाद किया गया रिवर बेड को बर्बाद किया गया। आज तो उसके बाद अब तो दिल्ली में इन मुद्दों की चर्चा ही नहीं होती है, अब तो दिल्ली में तमाशा हो रहा है। लेकिन दिल्ली की यमुना का क्या हाल है, दिल्ली में पानी का क्या हाल है, दिल्ली की बस्तियों में किसी दिन आपको मैं लेके चलूंगा। आज की तारीख में राजेंद्र नगर में पानी नहीं आ रहा, आपके करोल बाग में नहीं आ रहा, पहाड़गंज में नहीं आ रहा, आजादपुर में नहीं आ रहा, बवाना में नहीं आ रहा, वसंत कुंज में नहीं आ रहा, मेहरौली में नहीं आ रहा, इधर तिलोकपुरी में नहीं आ रहा, सोनिया विहार प्लांट के पीछे के इलाकों में नहीं आ रहा, जहाँ पे देश का सबसे ज्यादा पानी बना के रिसाइकल करके भेजा जाता है, उधर पानी नहीं मिल रहा लोगों के अंदर। लेकिन इनके ऊपर चर्चा है, चर्चा तो ये फालतू का मुद्दा। मैं ऑनेस्टली इस चीज को अग्री भी करूंगा, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज आप एक बीजेपी से है या कोई आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस से, ये बात सच है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है पानी नहीं है। इवन इन साउथ दिल्ली के पॉश एरियाज लाइक वसंत कुंज में भी बुरा हाल, पॉश एरियाज में भाई साहब टैंकर से पानी आ रहा है वसंत कुंज में। आज की तारीख में कितने घरों में टैंकर पहुंचता है। बट क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन है ईमानदारी से काम करना। जितने दिन मैं दिल्ली का जल बोर्ड में था, वो जल बोर्ड 178 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल का स्टेटमेंट है। और आज वही जल बोर्ड 1000 करोड़ के लॉस में चला गया 4 साल के अंदर। कैसे चला गया? प्रॉफिट मेकिंग बॉडी लॉस मेकिंग बॉडी में कैसे कन्वर्ट हो गई? क्योंकि आपने वाटर बिल नहीं दिया। वाटर बिल की बात ही नहीं है। आप ईमानदारी से तो काम करो। ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके ऊपर तो आप एलजी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके ऊपर तो आप प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में है? आज सुबह जब भी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज सुबह दिल्ली के मयूर विहार में बारापूला में एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का फ्लाईओवर जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बैरियर नहीं लगा, उसकी गाड़ी 30 फुट से नीचे गिरी, 42 साल का आदमी मर गया। आज सुबह की बात है। कौन जिम्मेदार है? एलजी जिम्मेदार है उसका, वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, भारत का सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, या दिल्ली का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिम्मेदार है? कल वो शाम को जो बिटिया की हत्या हुई उसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उसके अंडर में। मैं कह रहा हूं आज सुबह जो व्यक्ति की डेथ हुई वो किसके अंडर में है? कौन है उसका जिम्मेदार? जो फ्लाईओवर से नीचे गाड़ी गिर गई क्योंकि आपने बैरियर नहीं लगाया था। एक सड़क संभालने का काम नहीं कर पा रहे, पावर दुनिया भर की चाहिए। तो ये दिल्ली के मुद्दे हैं। दिल्ली की सड़कें, आप आज गाजियाबाद से दिल्ली में एंटर करो, नोएडा से एंटर करो, फरीदाबाद से एंटर करो, गुड़गांव से एंटर करो, सोनीपत से दिल्ली में एंटर करो, दिल्ली की सड़कें भाई हमारे आसपास के जो टाउन है उनसे खराब है। अपनी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से पूछ लेना, वो नोएडा में गाड़ी चलाने में अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में चलाने में अच्छा लग रहा है। दिल्ली की सड़कों की मेंटेनेंस कितने टाइम से नहीं हुई, कितने टाइम से उनका रिपेयर नहीं हुआ। कौन बात करेगा इन बातों की? दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर कौन सा एक्ट हुआ? हर पल हमारे बच्चे जहरीली सांस ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। ठंड आएगी नहीं कि क्या निकाल रहे हो? दिवाली पे पटाखा बंद कर दो। आईआईटी की रिपोर्ट कह रही है 2% पोल्यूशन नहीं हो रहा पटाखे से, 98% के बारे में बात ही नहीं करनी। टोकन और व्हीकल से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। ये रियल एस्टेट का जो धुआं है, फैक्ट्रीज का धुआं है, 50 का धुआं है। दूसरी बात है सड़कों की मेंटेनेंस। सबसे बड़ा पोल्यूशन का रीजन है सड़कों की मेंटेनेंस ना करना। आप अभी डस्ट फ्री सड़कें कर दो, आपका आधा पोल्यूशन कम हो जाएगा। आईआईटी की रिपोर्ट ये बात बोल रही है। ये काम किसको करना है? लेकिन आप मेरे को बोलते हो कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि आप मेरे से सवाल ही वही पूछते हो। आप मेरे से दिल्ली देंगे, आपने आज मेरे से किसी और मुद्दे पे सवाल पूछो, आप पूछो ना दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम क्या है। दिल्ली मैं आपसे अरे तब से मैं वही पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम क्या है। ये सच लग रहा है आपसे बात करना। ये सच बात है, बिकॉज़ लोग नहीं बोलते कि पानी की प्रॉब्लम है दिल्ली में। डीटीसी की बस चलाने वाले को किसी दिन साइड में रोक के 2 मिनट उससे पूछना उसके ऊपर क्या बीत रही है, कितने बार तनख्वाह मिली, कितनी बार तनख्वाह नहीं मिली। ऑटो चलाने वाले को पूछना कि उसको जो ये कार्ड बना के दिया था 50 प्रॉमिस का, वो कौन सा प्रॉमिस पूरा किया गया, कौन सा प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया। बुराड़ी अथॉरिटी में जाके पूछना कि करप्शन खत्म हुआ कि और उससे ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। ये सवाल शराब से पीड़ित परिवारों की जिस वक्त आप हालत देखोगे, उनकी घर की माताओं बहनों से आप पूछना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जब ये एक के साथ एक दारू की बोतल मुफ्त बांटी जा रही थी, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ इस दिल्ली के अंदर। उन परिवारों से पूछना जिन माताओं बहनों को पीटा गया है, मारा गया, पैसे छीने गए, मंगलसूत्र बेचे गए जिनके मार मार के, क्या कि वो अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। ये करने के लिए तुमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था, अद्दा पौवा बांटने के लिए राजनीति में आए थे। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, बड़ा गंभीर सवाल है। आपके बच्चे को कोई आदमी आपके बच्चे को बस इतना बोले, बेटा तू दारू पी रहा है, 1 बोतल तू खरीद, 1 बोतल मैं मुफ्त में दूंगा, वो तुम्हारे परिवार का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? बुरा ही कर रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये काम कर रहा है, किया कि नहीं किया? ऑन रिकॉर्ड किया। तो ये दिल्ली के सारे परिवारों का दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? ये काम करने के लिए आप राजनीति में आए थे, और उसके बाद आप जाके राजघाट पे बैठ रहे हो। जिसने जीवन भर शराबबंदी की बात की उधर जाके बैठ रहे हो। ना तो ये आपके घोषणा पत्र में था, ना ये आपका वादा था, ना किस तरह, कहाँ से, क्यों और कब? कोरोना के काल में जब आप बोल रहे हो, मीडिया में आके आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, घर में बैठ के आप ठेके खुलवा रहे हो।
सारे ठेके उसी दौरान खोले गए, सारी पॉलिसी उसी दौरान चेंज की गई। क्या इमरजेंसी थी उस वक्त ऐसी कि आप उस वक्त दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी चेंज कर रहे थे? उस वक्त आप दिल्ली में ठेके खुलवाने का प्लान कर रहे थे, जबकि ये पहली बार जीवन में मैंने देखा था नेताओं के पास स्कूल के एडमिशन की सोर्स आती है, नेताओं के पास अस्पताल में इलाज की सोर्स आती है। जीवन में पहली बार देखा था आबिर भाई श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करवाने के लिए सोर्स लगवा रहे थे लोग, सोर्स फ़ोन कर रहे थे, भैया मेरा नंबर लगवा दो, श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हो जाएगा, अपने परिवार की लाश लेके लोग खड़े थे वहाँ पर। तब दिल्ली का मुख्यमंत्री ठेके खुलवाने की नीति बना रहा था, शराब के ठेके खुलवाने की पॉलिसी बना रहे थे। बोलो ये शर्मनाक नहीं है? इसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? ये कौन सी राजनीति हो रही थी दिल्ली के अंदर? ये इससे बुरा स्वरूप राजनीति का और इससे भी भयानक सच है जो लोगों को दिल्ली से निकाल के बॉर्डर पे छोड़ा गया। कोरोना के काल में दिल्ली की बस्तियों में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किए गए कि बस खड़ी है आपके लिए, आपको आपके घर छोड़ के आएगी, और डीटीसी की दिल्ली की सरकार की बसें खड़ी की गई और सबको ले जाके आनंद विहार के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, हजारों लाखों लोगों को। क्यों किया सरकार ने ये काम? क्या चाहते थे कि पूरे देश में कोरोना फैल जाए? ये भगदड़ में लोग भूखे प्यासे मर जाए सड़क पे चलते हुए लोग। घर में बैठे हुए आदमी को आपने घर से उठा के बस में बिठा के बॉर्डर पे छोड़ दिया। कितना बड़ा पाप था, और ये साजिश थी या नहीं थी, इसके बारे में सोचना चाहिए देश को। क्यों किया गया ये काम? क्या नीयत थी ये काम करने की? जब राशन मिल ही रहा है फ्री में, सब लोग लॉकडाउन में अपने घर के अंदर है, तो आपने बसों में उठा के लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया। या तो आप घर तक की बस दे के आते उनको, सही बात, घर तक की। आप आनंद विहार के बॉर्डर पे माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हो, बहुत बुरे हाल थे आनंद विहार के। आप अगर इमेजेस देखें, बहुत बुरे। मैं खड़ा था वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाए थे, कोशिश की थी लोगों को खाना पानी देने की उस दौरान पर। लेकिन आप ये सोचो, हम ये देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, हमारे हाथ पैर कांप रहे थे। सरकारी बसें छोड़ के चली गई लोगों को रात को वहाँ पर, और आगे जाने का कोई इंतजाम नहीं था। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोरोना के काल में। ये दिल्ली की सरकार ने किया है। इन मुद्दों पे किसी दिन बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर। आई एम ग्लैड मैंने आज आपसे इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन, जो भी आप इसको बोलो, बिकॉज काफ़ी नए परसेप्शंस मिलते हैं, काफ़ी मतलब दोनों तरफ के अलग सच हैं। वो उनसे अगर मैं बात करूं, वो कुछ अलग सच बोलेंगे, कांग्रेस कुछ अलग सच बोलेगी, आप कुछ अलग सच बोलोगे। इस बारे में खुला संवाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, खुला संवाद होना चाहिए, चर्चाएं होनी। एंड मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला ना कि डीटीसी के बसेस से बात करो, आंगनवाड़ी से बात करो। अगर मौका मिला कभी, अगर आप टाइम अपन साथ में चल के एक्चुअली कॉन्वर्सेशन करेंगे। आई वुड लव टू सी वो कनूइंग कहाँ हो रही है यमुना के नदी में। मेरे साथ चलना आप, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार, बस्ती के बच्चे अगर कनूइंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत प्रीमियम स्पोर्ट माना जाता है, बड़ी बड़ी जगहों में नहीं हो पाता। यमुना देख के हैरान हो जाओगे, क्या स्वच्छ यमुना है दिल्ली के अंदर। अपर स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद ब्रिज, आप कभी चलना मेरे साथ देखने। अच्छा, एक बस लास्ट मेरा सवाल का आंसर दे दो, यमुना को साफ कैसे किया जाए? इसका क्या सोल्यूशन है? कोई किसी पे ब्लेम नहीं करना कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। क्या किया जाए? क्या रोड मैप बनना चाहिए? रोड मैप है, रोड मैप हमने दिया है, मैंने रोड मैप दिया है दिल्ली सरकार में जब मैं वाटर मिनिस्टर था। यमुना को साफ करने का 2 साल का रोड मैप है, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा है यमुना। देखो, यमुना को साफ करने के लिए सबसे पहली बात तो आप इसके बैकग्राउंड में देखो, यमुना को साफ करने के लिए जितना पैसा खर्च किया जा चुका है यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 3 में, उतने पैसे की बिस्लेरी खरीद के भी नदी में डाल दी होती तो साफ पानी बह रहा होता। सबसे बड़ा सच है ये इस देश का। सब हंस रहे कैमरे, नहीं ये फैक्ट है। उतने पैसे की बिस्लेरी खरीद के भी यमुना में डाल दी होती ना, तो यमुना में साफ पानी बह रहा होता, जितना पैसा आपने यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और 3 में खर्च कर दिया। बहुत सिंपल तरीका है यमुना नदी को साफ करने का। पहली बात तो आपको उसमें मिनिमम फ्लो पानी का बना के रखना होगा। आप नदी, दिल्ली में तमाशा क्या हो रहा है आपको बताऊं, नदी को बंद कर दिया वजीराबाद पे, उसके आगे नाला गिर रहा है नजफगढ़ का, उसके आगे नाला गिर रहा है शादरा का, उसके आगे नाला गिर रहा है ओखला का। ओखला, शादरा, नजफगढ़ के नाले को दिखा के यमुना गंदी है, इसकी सफाई करो, इसके लिए दुनिया से पैसा लिया जा रहा है। नदी को नहीं दिखाया जा रहा, नाले को दिखाया जा रहा है। नजफगढ़ का नाला, ओखला का नाला, और हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में हम साफ पानी ले रहे हैं, और उधर आगे मथुरा में, फरीदाबाद में हम जहर भेज रहे हैं। फरीदाबाद के, मथुरा के, आगरा के लोगों को दिल्ली के ऊपर केस करना चाहिए। लोगों के ऊपर मतलब दिल्ली की सरकार के ऊपर, कि आप ले क्या रहे हो और आप दे क्या रहे हो। दिल्ली में यमुना की सिचुएशन ये है, दिल्ली के कुछ जगहों पे यमुना के पानी में मच्छर भी नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है उसमें, इतना ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है कि मच्छर भी हो सके। मछली या कछुआ होने की तो बहुत दूर की बात है। आप पानी का मिनिमम फ्लो मेंटेन करो, आप ये एंश्योर करो कि अनट्रीटेड वाटर नदी के अंदर ना जाए। बहुत सिंपल। तो ये जो 3 नाले हैं इनको कहीं ना कहीं क्लीन करना पड़ेगा, ट्रीट करो। ट्रीटेड वाटर कहाँ जा रहा है किसी दिन ये देखना है आप दिल्ली का। दिल्ली में पानी ट्रीट होता है, ट्रीट होने के बाद वापस नाले में डाला जाता है और गंदे पानी में मिक्स होकर फिर यमुना में जाता है। ये क्या लॉजिक है? इससे और हम लोगों ने जब मैं था
आप उसको सर्च करना, हमने ट्रीटेड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर तक के लेवल पे पहुंचा के उसका एक प्लांट शुरू किया था दिल्ली के अंदर। वो चल रहा है, अभी एक्टिव है? नहीं, अब बंद है। क्यों? लेकिन ये तो अच्छी चीज है। कंटिन्यू नहीं करी उस प्रोजेक्ट को। ट्रीटेड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर तक के लेवल पे लेके गए थे, और इस लेवल पे लेके गए थे कि मुख्यमंत्री ने खुद कैमरे के सामने उस पानी को पिया। कई स्टार्टअप्स, कई एनजीओ इस पे वर्क कर रहे हैं कि जो टॉयलेट का पानी है, इसको भी कैसे आप ड्रिंकेबल बना सकते हो, और एकदम प्योर बना सकते हो। ड्रिंकेबल बना के मत करो ड्रिंक, पानी में डाल दो, कई चीजों में जा सकता है। दिल्ली के गार्डन में दिल्ली की डीटीसी की बसों की सफाई होती है, उसके ऊपर यूज हो सकता है। कार क्लीनिंग में यूज हो सकता है। सड़कों की धुलाई में, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है कि आपकी सड़कें वॉश होनी चाहिए, सड़कों की धुलाई में यूज हो सकता है। ट्रीटेड वाटर हजारों जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी यूज नहीं हो रहा। वापस नाले में डाल के वापस यमुना में जा रहा है गंदे पानी में मिलकर, यानी आपने ट्रीटमेंट का भी सारा खर्चा बर्बाद कर दिया। तो छोटा सा डिसिप्लिन, छोटी सी मॉनिटरिंग में 2 से 2.5 साल में यमुना नदी को बिल्कुल स्वच्छ, बाथेबल, ड्रिंकेबल तो नहीं लेकिन नहाने लायक, आज की तरह नहीं कि छठ में वो झाग में खड़े होकर जो माता बहनें सूर्य भगवान की पूजा करती है, शर्म आती है देखकर कि वो 1 साल में 1 दिन आती है पूजा करने, लेकिन साल भर की बीमारी लेके वापस जाती है। वो बहुत बुरा फोटो था, अगर आप उसी फोटो की बात करें। हर साल है वो, अभी भी आप ओखला पे जाओगे अभी भी वही मिलेगा आपको। और क्या किया जाता है, उसका वीडियो आप देखना, वो झाग को खत्म करने के लिए उसके ऊपर ट्यूब से पानी डाल के छिड़काव किया जाता है, या नदी को धो रहे हैं पानी से। ये बदतमीजी हो रही है दिल्ली में यमुना की सफाई के नाम पर, और उसका भी बिल बनाया जा रहा है। तो गंभीर है दिल्ली की स्थिति, और दिल्ली की लड़ाई बहुत गंभीर है और बड़ी लड़ाई है, और गलत हाथों में ये शहर है। इन लोगों को आज ये बोल रहे हैं मेरे को सुप्रीम कोर्ट से ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए, ये पुलिस चाहिए, वो पुलिस चाहिए। जितना है इतना ही मदन लाल खुराना जी के पास था, इतना ही साहब सिंह वर्मा जी के पास था, इतना ही सुषमा स्वराज जी के पास था, और इतना ही शीला दीक्षित जी के पास था। डिलीवर करके दिखाओ इतने पर। और आप पढ़े लिखे आदमी, लोग इनको फिर क्यों इतना दिल से वोट देते हैं? देखिए, पहला इलेक्शन 28 सीटें जन लोकपाल और स्वराज के नाम पर लड़ा गया, और 28 सीटें दिल्ली की जनता ने दी। ना आज तक जन लोकपाल आया ना स्वराज आया, लेकिन पानी बिजली की सब्सिडी जरूर दी गई। उसमें भी दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उसकी कीमत दिल्ली चुका रही है। आज जो दिल्ली में कोई सड़क नहीं बन रहा, कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा, कोई अस्पताल नहीं बन रहा, वो उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैसा आप उस सब्सिडी के अंदर डाल रहे हो। हमें ये कहा गया था बिजली कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया है, इनका भ्रष्टाचार बंद करेंगे, इससे जो पैसा बचेगा इससे बिजली फ्री की जाएगी। बिजली की किसी भी कंपनी का एक भी पैसा कम नहीं किया गया। हर साल 10% पैसा बढ़ाया जाता है, और सरकार उस पैसे को पे करती है। तो क्या केजरीवाल जी अपने घर से ला रहे हैं पैसा देने के लिए? कहां से आ रहा है वो पैसा? बिजली कंपनियों को तो जितना शीला दीक्षित जी के टाइम पे मिलता था उससे डबल पैसा मिल रहा है। किसका पैसा है वो? किसकी जेब से आ रहा है वो पैसा? कौन दे रहा है उस पैसे को? बेसिकली फ्री की सब्सिडी आप कहना चाह रहे हैं, जो फ्री की सब्सिडी है वो जनता के काम में जो पैसा लगना चाहिए था वो पैसा बिजली कंपनी को दे दिया। क्या दिल्ली की किसी बिजली कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच हुई है पिछले 9 साल में? कोई बिजली कंपनी के ऊपर भ्रष्टाचार के, इसका तो बिजली कंपनी ईमानदार हो गई सारी की सारी। अब कंपनियां बदल गई क्या? सेम कंपनियां काम कर रही हैं जो शीला जी के टाइम पे डबल रेट पे काम कर रही हैं। तो जो 100 रुपए में भ्रष्टाचार कर रहा था वो 200 रुपए में ईमानदारी काम कर रहा है। तो इसके तो लेकिन आपने, ठीक है, आपने बिजली पानी उसको फ्री कर दिया, जनता का बिल नहीं आ रहा, लेकिन जनता उसकी कीमत चुका रही है, खून से भी चुका रही है, पसीने से भी चुका रही है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यमुना विहार में जब दंगा हुआ, एक घर जलाया गया, प्रीति गुप्ता जी का घर जलाया गया, उनके ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी गई, बच्चों को लेकर ऊपर भागी। उसके बाद वो आग लगाने वाली भीड़ वहाँ से चली गई। वो उन्होंने अपने बच्चों को ऊपर से, जब धुएं से दम घुटने लगा, अपने बच्चों को नीचे फेंका और भीड़ ने पकड़ के बच्चों को बचाया। एक माँ ने अपने बच्चों को फेंका कि बचे तो बचे, लेकिन यहाँ तो मरना निश्चित है। उन्होंने बाद में अब उन्होंने ये बोला कि भाई, जिस दिन मेरा घर जल रहा था उस दिन कोई मुफ्त का पानी नहीं था उस आग को बुझाने के लिए। ये कीमत दिल्ली ने चुकाई है इस मुफ्त के पानी की, मुफ्त की बिजली की, ये कीमत चुकाई है दिल्ली ने। आप दिल्ली की जनता को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ कर रहे हैं। इनके ऊपर पैर रख के कहीं निकल जाऊँ आगे, इनके ऊपर पैर रख के कहीं देश की राजनीति में निकल जाऊँ। किसके पैसों से घूम रहे हो आज पूरे देश में? किसके पैसों से घूम रहे हो मुख्यमंत्री? दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री घूमा इतने दिन दिल्ली से बाहर? आज महाराष्ट्र में, कल वहाँ पे, कल वहाँ पे, कल वहाँ पे, परसों वहाँ पे। दिल्ली में कितने दिन है? दिल्ली में दफ्तर आप RTI डाल के देखना कितने दिन दफ्तर गए पिछले 1 साल में। 13 दिन दफ्तर गए दिल्ली का मुख्यमंत्री, 13 दिन। 365 दिन में 13 दिन दफ्तर गए हैं। 8 दिन दिल्ली की विधानसभा में गए हैं, खाली वो भी अपने भाषण देने के लिए। जब भाषण नहीं है विधानसभा के अंदर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ 8 दिन? आप करो ना, आप रिकॉर्ड चेक करो। अगर इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता कितने दिन होता है सेशन, कितने दिन के इन जनरल सेशन होता है? तो अब सेशन कम दिन हो गया, फिर भी 45 से 50 दिन तो लगी रही है विधानसभा, और उसमें सिर्फ 8 दिन। उसमें 8 दिन केवल अपने भाषण के टाइम पर, पूरा भी नहीं। कोई कभी आपने क्वेश्चन आवर में मुख्यमंत्री को बैठे हुए देखा हो? आप एक वीडियो निकाल के देखना विधानसभा की क्वेश्चन आवर में दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा है कि नहीं बैठा है, किसी और सवाल जवाब के दौरान बैठा है कि नहीं बैठा है।
सचिवालय कितने दिन गए दिल्ली के सचिवालय में जाले लग गई, ये नौबत आ गई है, मुख्यमंत्री का जाना बंद है वहां पे, अपने घर को ही महल बना के बैठ गए। तो इन सवालों के बारे में ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और उस धोखे की लड़ाई भी बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक तरह से वेनेजुएला के पॉलिटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो। आप सोच रहे हो कुछ भी मुफ्त में फेंकेंगे और जनता वोट देती रहेगी, कुछ भी मुसलमानों का एक वोट बैंक बना के आप बैठे हुए हो, उसके ऊपर आप दिल्ली में ये झुग्गी बस्ती, ये स्लम बस्ती और इस तरह का मुफ्त का कुछ खेल रहे हो। लेकिन कितने दिन चलेगा? मैं तो इसीलिए राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ कि आप ठीक है, आप 1 चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए, आप हारोगे ये निश्चित है, लेकिन उसकी कीमत दिल्ली अगले 20 साल चुकाएगी आपके हारने के बाद। जो वापस रिपेयर करने आएगा उसको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा इस शहर के अंदर, इतना नुकसान इस शहर का किया गया है। काफी इंटेंस बातें हो गई आज। हाँ, काफी इंटेंस बातें हुई। सोचा था कि हल्की फुल्की बात होगी, लेकिन आपने छेड़ दिया दिल्ली का मुद्दा, और दिल्ली के मुद्दे पे नहीं है एक प्रॉपर दिल्ली वाले से अगर दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो वो मेरे एंड पे गलत होगा। आबिर भाई, दिल्ली के मुद्दे यही है, और मैं ये चाहता हूँ किसी दिन आम आदमी पार्टी के लोगों से आप इन मुद्दे पे बात करो। भैया पानी के जरूर अगर एक्चुअली कोई मिलेंगे, मैं जरूर, मुझे कोई शर्म नहीं है, और बिल्कुल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना? आपको जनता ने चुना है इसलिए कि आप उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और आपको बिल्कुल आंसर देना भी चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड जनता के भला के काम के लिए आप आए थे, उसका भला करते रहिए। एंड जरूर किसी ने मौका पड़ेगा तो हम जो एज डिस्कस डीटीसी, आंगनवाड़ी एंड कन्वीइंग देख के आएंगे। थैंक यू वेरी मच कपिल भाई। दैट वाज अ न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट्स अप आबिर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच।